साथियों, एग्री है जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी के विकास क्रम के बारे में, हिंदी का से पूर्व जो भाषाएं रही उनके विभाजन के बारे में, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और हिंदी भाषा के जनक, इसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, कब इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ, कब इसका गठन किया गया, तो वो सभी चर्चाएं आज की क्लास में अपन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह हिंदी भाषा का विकास है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि सबसे पहली बात जो है साथियों वह ये है कि संस्कृत को साथियों एक बार थोड़ा सा साथियों मैं आपको बताना चाह रहा था कि संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। साथियों, इसके पीछे हम फैक्ट्स को अगर बात करें तो आपको पता होगा कि संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं साथियों उनको तत्सम कहा जाता है। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों? तत्सम कहा जाता है। और वे ही तत्सम शब्द अपभ्रंश होकर के हिंदी में तद्भव का काम करते हैं, यानी हिंदी भाषी शब्द या हिंदी के शब्दों को क्या कहा जाता है साथियों? तद्भव कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी के जितने भी शब्द हैं वे सारे संस्कृत भाषा से अपभ्रंश होकर के हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है। भाषा के लिए यानी हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है साथियों वह सरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां और किस कवि के रचना में मिलता है? तो सरफुद्दीन के जफरनामा में इस हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि संस्कृत भाषा, चूंकि हमने बात की थी कि हिंदी की जननी किसे माना जाता है, तो संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत भाषा के अगर रूप पूछे जाएं तो बताया जा सकता है कि इसके दो रूप होते हैं साथियों। दो रूप कौन से हैं? एक वैदिक संस्कृत है और एक है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत अर्थात जिसमें वेदों की रचना हुई है साथियों, जिसमें हम उपनिषदों की रचना के बारे में बात कर सकते हैं। लौकिक संस्कृत यानी वह संस्कृत, वह भाषा जिसको हम जो लोकों में प्रचलित थी, अर्थात जिसे जनमानस भी जिसका उच्चारण करता था, बोलता था साथियों। अगर हम बात करें लौकिक संस्कृत की तो ध्यान दीजिए साथियों, यास्क तथा पाणिनि ने इसे छांदस नाम भी दिया है, क्योंकि आपको पता है साथियों वेदों के अंदर जितने भी छंद हैं वे सब वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा उपनिषद के अंदर जो भी छंद हैं वे सब वैदिक संस्कृत के अलावा अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें समयावधि की तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में वैदिक संस्कृत को माना जाता है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि इसमें रचना किसकी हुई है, तो ध्यान दीजिए साथियों, अभी मैं पहले बता चुका हूं कि वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है साथियों। किसकी रचना हुई है? वेदों की रचना हुई है। इसके अलावा हम बात करें कि और किसकी रचना हुई है, तो जान दीजिए उपनिषद जितने भी हैं उन उपनिषदों की रचना जो है वैदिक संस्कृत में हुई है। और उपनिषदों की संख्या साथियों कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या मानी गई है साथियों। उसके बाद में हम बात करें लौकिक संस्कृत, तो ध्यान दीजिए इसकी समयावधि थी वही 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है साथियों। उसके बाद में हम बात करें, यह एक बोलचाल की भाषा थी साथियों, अर्थात इस संस्कृत भाषा को जो है प्रत्येक जनमानस उस समय बोलता था साथियों। और ये संस्कृत जो भाषा है साथियों बोलने में उतनी ही सुगम है जितना कि हमें इसके बारे में विचार करें। और एक बात ध्यान दीजिए साथियों, देवनागरी लिपि, अब आपको पता है साथियों कि लौकिक संस्कृत है जिस भाषा को हम बोल सकते हैं उसको लिख भी सकते हैं। अतः यहाँ जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था साथियों। जब लिखने में लौकिक संस्कृत को लिखा जाता था तो उस समय देवनागरी लिपि का विकास होता था। अगर पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का उद्भव किससे हुआ है, तो साथियों ध्यान दीजिए ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सबसे पुरानी लिपि कौन सी मानी गई है साथियों? ब्राह्मी लिपि मानी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि से ही किसका विकास माना जाता है? देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है साथियों। उसके बाद में हम बात करें भाषाओं का विभाजन कैसे किस रूप में हुआ,
तो सबसे पहली बात आती है साथियों कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन थी। तो आपको पता है साथियों, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वह वैदिक संस्कृत थी। यानी उस समय वैदिक संस्कृत बोलते थे, यानी वैदिक भाषा के रूप में संस्कृत को बोला जाता था साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी, तो 5500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लौकिक संस्कृत को बोला जाता था साथियों, यानी जनमानस की भाषा को इसको कहा गया है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक किसको माना गया है, तो साथियों इसमें जो है वह हिंदी को माना गया है कि हिंदी जो है इसके बाद में अपभ्रंश में कालांतर में अपभ्रंश होता हुआ, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से अब तक हिंदी को माना गया। उसके बाद में हम बात करें प्राकृत भाषा, साथियों सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत और उसके बाद प्राकृत भाषा। जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे ही भाषाओं का क्रम जो है वह चेंज होता गया साथियों। सबसे जो हमारी 3rd नंबर लैंग्वेज है वो प्राकृत भाषा को माना जाता है और ये भारत की प्रथम देश भाषा थी साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो साथियों प्राकृत जो है वो भारत की प्रथम देश भाषा मानी गई है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि भगवान महावीर के उपदेश है वो सभी के सभी प्राकृत भाषा में मिलते हैं साथियों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृत भाषा में किस संत के उपदेश मिलते हैं, तो भगवान महावीर के उपदेश मिलते हैं साथियों। और भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर माने जाते हैं साथियों। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा के बाद में पाली भाषा का उद्भव हुआ और प्राकृत भाषा का अपभ्रंश किसे माना जाता है साथियों, पाली भाषा को माना जाता है। प्राकृत भाषा का अपभ्रंश किस भाषा को माना जाता है साथियों, तो ध्यान दीजिए पाली भाषा को माना जाता है। उसके बाद में हम बात करें भगवान बुद्ध के उपदेश हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं साथियों, पाली भाषा में मिलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भगवान बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में मिलते हैं तो उस समय उनकी लिपि क्या थी, तो ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय उनकी जो लिपि थी वह धम्म लिपि थी साथियों। कौन सी लिपि थी, धम्म लिपि थी, यानी भगवान बुद्ध के उपदेश धम्म लिपि में अंकित है साथियों। उसके बाद में हम बात करें अपभ्रंश भाषा, यानी पाली भाषा से विकृत स्वरूप में अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ और यह भाषा जो है पाली का विकृत रूप है साथियों। किस भाषा का विकृत रूप है, पाली भाषा का विकृत रूप है। उसके बाद में हम बात करें इस भाषा से अनेकों भाषाएं निकली हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस भाषा के स्वरूप से अनेकों भाषाओं का जन्म हुआ है, तो ध्यान दीजिए अपभ्रंश से अनेकों भाषाओं का जन्म हुआ है। उसके बाद में अवहट भाषा रही है साथियों और अवहट के बाद में यह संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा मानी गई है साथियों। और इसका जन्म साथियों है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है साथियों। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है साथियों। उसके बाद में हम बात करें आधुनिक भारतीय हिंदी, यानी आज की जो भारतीय हिंदी है उसका उद्भव कैसे हुआ, तो वो प्रचलन में कैसे आई, तो साथियों सबसे पहले जो है प्राचीन हिंदी जो है वह हमारे कह सकते हैं कि इसका उद्भव हुआ और इसका जो काल था वो 1100 ईस्वी से 1100 से 1400 ईस्वी के मध्य माना गया है। कई विद्वानों ने इसका मत जो है 1000 से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य यहाँ इस हिंदी का उत्पत्ति काल माना गया है साथियों। तो ये दोनों क्वेश्चन ही हमें ध्यान में रखने हैं साथियों। उसके बाद में मध्यकालीन हिंदी है वह 1400 से लेकर के 1800 ईस्वी के मध्य मानी गई है और कई बुकों में है वह 1850 को भी सही माना गया है साथियों। तो हमें दोनों फैक्ट जानने हैं। उसके बाद हम बात करें आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी है जो साथियों 1800 ईस्वी के बाद अब तक
जो रही है उसको क्या नाम दिया गया साथियों? आधुनिक हिंदी दिया गया। यानी 1800 ईस्वी के बाद अब तक जो हिंदी मानी गई है वह आधुनिक हिंदी मानी गई है साथियों। उसके बाद में हम बात करें हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ, हिंदी कैसे कैसे विकसित स्वरूप में अपना स्वरूप आज के स्वरूप में आई। तो साथियों सबसे पहली बात, एक बार वापस चलते हैं। सबसे पहली बात है वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीनतम स्वरूप में थी। उसके बाद में हम बात करें लौकिक संस्कृत रही, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पाली, और उसके बाद अगर बात करें तो प्राकृत। ठीक है साथ ही यहां संस्कृत न करके हम भाषा का स्वरूप जानेंगे कि प्राकृत भाषा रही, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में अवहट, और उसके बाद में हिंदी, जिसको हम आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं साथियों। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कुछ इसे क्वेश्चन है साथियों जिनको हम नोट करके समझ सकते हैं कि अपभ्रंश में साहित्य का जो आरंभ है साथियों, अपभ्रंश में साहित्य का जो आरंभ है वह 8वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य माना गया है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ माना गया है। यानी साहित्य जो लिखने प्रारंभ हुए थे वे 8वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य रहे। अपभ्रंश से भाषा का उद्भव, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपभ्रंश से ही अनेकों भाषाओं की उत्पत्ति हुई। तो वो कैसे किस प्रकार से हुई साथियों? तो हम बात करें सबसे पहले सौरसेनी की। सौरसेनी जो अपभ्रंश भाषा का विकृत रूप है, और सौरसेनी में कौन कौन सी भाषाएं रही तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहली बात, जो पहली भाषा रही वह गुजराती। उसके बाद में जो भाषा रही वह पहाड़ी रही साथियों। कौन सी रही? पहाड़ी। उसके बाद में हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी रही साथियों। कौन सी रही? पश्चिमी हिंदी। ठीक है साथियों। उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थानी। ये जो है इन जो भाषाओं का जो विकास हुआ है वह सौरसेनी से माना गया है। अगर आपसे कहा जाए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा के अपभ्रंश स्वरूप से हुआ है तो सौरसेनी अपभ्रंश भाषा के स्वरूप से हुआ है। उसके बाद में हम बात करें पैसाची, तो पैसाची जो भाषा है उसमें लहंदा और पंजाबी भाषा का उद्भव हुआ है। यानी पंजाबी और लहंदा जो है वो पैसाची भाषा के से उत्पन्न हुई है। उसके बाद में हम बात करें साथियों ब्राचर, ये भी अपभ्रंश भाषा का एक विकृत स्वरूप था जिसका नाम ब्राचर रहा, और इससे जो भाषा बनी साथियों वह सिंधी भाषा बनी। ये कौन सी भाषा बनी? सिंधी भाषा। आपको पता है साथियों जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनकी भाषा को जो है सिंधी भाषा के रूप में भी जाना गया है साथियों। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों कि महाराष्ट्री जो अपभ्रंश का विकृत स्वरूप था उससे किस भाषा का उद्भव हुआ है? तो मराठी भाषा का उद्भव हुआ है साथियों। उसके बाद करें हम बात करें तो मागधी। मागधी भाषा से कौन कौन सी भाषाएं जो है अपने स्वरूप में आई? तो जैसे बिहारी है, उड़िया है, असमिया और बंगाली। असमिया और बंगाली ये भाषाएं जो है इनका उद्भव किससे हुआ है साथियों? मागधी भाषा से। और उसके बाद में करें बात अर्ध मागधी से किस भाषा का प्रादुर्भाव हुआ? तो ध्यान देना साथियों इसमें पूर्वी हिंदी जो पूर्व भारतवर्ष के पूर्व क्षेत्र से बोली जाने वाली जो हिंदी है पूर्वी हिंदी, इसका विकास अर्ध मागधी से हुआ है। अतः एक चीज और ध्यान में होगी साथियों कि अगर कहा जाए कि हिंदी का उद्भव, कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के किस भाषा से हुआ है, तो मैं एक बार वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा। तो किससे हुआ है? अर्ध मागधी। वह किससे हुआ है साथियों? सौरसेनी से हुआ है। यहाँ क्वेश्चन देखिए साथियों, अगर पश्चिमी हिंदी पर्सन आ जाता है तो ध्यान दीजिए फिर तो सौरसेनी करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि हिंदी, केवल हिंदी का पूछा जाए कि हिंदी का प्रादुर्भाव अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है,
तो यहाँ ध्यान दीजिए साथियों, सौर सेनी और अर्धमागधी, सौर सेनी और अर्धमागधी का, अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। उसके बाद में हम बात करें अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे, तो ध्यान दीजिए साथियों, अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार थे स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहप्पा, कर्णहप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि सरहप्पा किस भाषा के रचनाकार हैं, तो ध्यान दीजिए अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन है, सरहप्पा हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का ध्यान दीजिए क्या कहा जाता था साथियों, वाल्मीकि कहा जाता था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था। जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा, वैसे ही स्वयंभू को अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने भी एक, फिर बात करें कथन की, तो विद्यापति ने इसे देसिल बैना अर्थात देसी भाषा कहा है। किसको, अपभ्रंश भाषा को साथियों। उसके बाद में बात करें चंद्रधर शर्मा ने इसे पुरानी हिंदी भी कहा है, यानी प्राचीनतम हिंदी भी चंद्रधर शर्मा ने कहा है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि आदिकाल की प्रमुख भाषा, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी साथियों, तो ध्यान दीजिए आदिकाल की प्रमुख भाषा जो है वो मुख्य रूप से जो है हिंदी को माना गया है, यानी इसमें पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी दोनों का क्रम रहता है। इसमें प्रचलित छंद जो था वह आलह छंद था। कौन सा छंद था, आलह। उसके बाद में हम बात करें ये वीर रस का लोकप्रिय छंद है। आलह छंद कौन सा है, ये वीर रस का लोकप्रिय छंद है। उसके बाद में हम बात करें भाषा से कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो साथियों ध्यान दीजिए भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। कहां से हुई है, भास धातु से। और इस भास का जो सामान्य अर्थ जो होता है वह साथियों विचार है। भास का सामान्य अर्थ क्या है, विचार। अब आपको मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहां धातु शब्द है, उसका जो अर्थ है या उसका मीन्स या उसका प्रयोग जो है वह संस्कृत रूप में रहता है। अतः हम ये बात भी सिद्ध होती है कि हिंदी भाषा को जो है संस्कृत से ही उत्पन्न हुई माना जाता है। उसके बाद में हम बात करें लिपि। अब लिपि क्या है साथियों, देखिए किसी भाषा को लिखने का ढंग या विधि जो होती है साथियों वह लिपि कहलाती है। आप लिपि से ही भाषा को रचना में कर सकते हैं या उसको वर्णित रूप दे सकते हैं या उसे वाक्यबद्ध कर सकते हैं। साथियों हिंदी की लिपि है वह कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी की लिपि कौन सी है साथियों, देवनागरी लिपि मानी गई है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ध्यान दीजिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात जितने भी राजकीय कार्य हैं या क्षेत्र के या राष्ट्र के जितने भी कार्य हैं वे सभी के सभी जो संविधान से संबंधित हैं वे सभी के सभी हिंदी भाषा में होंगे, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है साथियों। उसके बाद में हम बात करें राजभाषा अधिनियम पारित कब किया गया, क्योंकि आपको पता है कोई भी अधिनियम पारित करना होता है तो वह संविधान के अंतर्गत होता है और संविधान के किस अनुच्छेद से ये राजभाषा अधिनियम यानी हिंदी के लिए राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, तो ध्यान दीजिए 1963 में राजभाषा अधिनियम जो है वह पारित किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया।
उसके बाद में हम बात करें इसमें संशोधन कब किया गया, तो 1967 में इसमें संशोधन किया गया। ऐसा क्यों किया गया साथियों, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए उनका ये मत था कि अगर हम अपनी भाषा को, जैसे आपको पता है तमिल है, जैसे कि आपको पता है केरला है, कर्नाटक है, इत्यादि राज्यों में हिंदी को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए वहां पर संशोधन हुआ कि भाई जहां पर हिंदी को राजकीय भाषा ने मान करके दूसरी भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि हिंदी प्रथम भाषा है भारतवर्ष की, तो दूसरी भाषा कौन सी है, तो दूसरी भाषा इंग्लिश है साथियों। यानी यहां पर जितने भी कार्य होंगे जहां पर हिंदी को विशेष दर्जा न मिला है, वहां पर इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा संविधान के कार्यों में। उसके बाद में हिंदी प्रथम भाषा है, तो दूसरी भाषा कौन सी है, तो ध्यान दीजिए साथियों, अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा मानी गई है। ऐसा राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1955 को राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, राष्ट्रपति की देखरेख में, बाल गंगाधर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में, 1955 को बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में राजस्थान राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा किसे माना गया है साथियों, हिंदी को माना गया है, और लिपि किसे माना गया है, देवनागरी लिपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा व लिपि देवनागरी लिपि को व्यवस्थित किया गया है, तो अनुच्छेद 343(1) में इसको किया गया है साथियों। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर संविधान की कौन सी अनुसूची में, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में यह दर्जा दिया गया है हिंदी को। संविधान की कौन सी अनुसूची में, तो ध्यान दीजिए 8वीं अनुसूची में, संविधान में 8वीं अनुसूची में हिंदी को राजभाषा व लिपि देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा यह व्यवस्था की गई है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 343(1) अनुच्छेद में इसमें व्यवस्था की गई है। उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर से कुछ मेन जो प्रश्नोत्तरी रहती है, मेन क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो हम पहले बात कर चुके हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी भाषा के जनक कौन है, तो याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा का जनक माना जाता है साथियों। उसके बाद में हम बात करें हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई, तो ध्यान दीजिए 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। उसके बाद में हम बात करें हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो ध्यान दीजिए यहां दो चीजें हैं साथियों, सौरसेनी व अर्धमागधी, सौरसेनी व अर्धमागधी, सौरसेनी व अर्धमागधी से हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है साथियों। उसके बाद में बात करें हिंदी की लिपि कौन सी है, तो साथियों हम बार बार इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि है। खासियत क्या है साथियों इसकी, जैसा इसे बोला जाता है वैसा लिखा जाता है साथियों। अगर सामान्य सी बात है, अगर कोई शब्द हिंदी में बोला जाएगा तो वैसा हूबहू जैसा सुना गया है वैसा का वैसा
लिपिबद्ध होगा साथियों। ऐसा अन्य भाषाओं में नहीं है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 343 एक अनुच्छेद में है। संविधान के 17वें भाग के 343 एक में ये प्रावधान रखा गया है, जिसमें संविधान में जिसमें राजभाषा का प्रावधान है। और ध्यान दीजिए, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 8वीं अनुसूची में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है या इसको रखा गया है। राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो ध्यान दीजिए साथियों, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद के मध्य राजभाषा के रूप में व्यवस्था की गई है। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के मध्य हिंदी को राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों 1955 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। साथियों, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो राष्ट्रपति ने, अगर बात करें, थोड़ा सा पीछे चलेंगे अपन, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया साथियों? थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 1955 नहीं है साथियों, 1963 है साथियों। 1955 नए होकर के यहाँ क्या है साथियों? 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। और अगर आ जाए संशोधन, अगर क्या आ जाए संशोधन कब किया गया? तो 1967 में राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो ध्यान दीजिए 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए किसकी अध्यक्षता में, तो ध्यान दीजिए बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी साथियों। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि बाद में कितनी जोड़ी गई, देखिए साथियों मूल संविधान में भाषाएं थी तो 14 भाषाएं, और बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 8 भाषाएं जोड़ी गई। और अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि एक बार वापस थोड़ा सा अपने इसको क्रम को समझेंगे कि अगर बात करें